हेलो फ्रेंड्स, सीएम के सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि कश्ती डूबकर भी निकल सकती है, कश्ती डूबकर भी निकल सकती है और क्षमा बुझकर भी जल सकती है। कश्ती डूबकर भी निकल सकती है और क्षमा बुझकर भी जल सकती है। और मायूस ना हो और इरादे ना बदल, मायूस ना हो और इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच बिकॉज आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम माई यूट्यूब फैमिली। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमने कल एक टारगेट रखा था कि आपको हमारे ब्लॉग चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। सो आपने इतने कम समय में ही, क्योंकि उस पर लगभग 400 से प्लस कुछ सब्सक्राइबर थे, लेकिन आप लोगों ने लगभग 1K के करीब पहुंचा दिया। बस 5 से 10 सब्सक्राइबर बाकी हैं, वो भी जाके फटाक से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं इन लास्ट मोमेंट्स में। अंतिम क्षणों में आपको कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो देख करके जाना है, और यकीनन मेरे भाई इस सेशन को पूरा देख लेना, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो भी परिभाषाएं काफ़ी मज़ेदार। गॉसियन पृष्ठ, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, विद्युत वाहक बल, सिल का आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति, कोणीय विक्षेपण, ठीक, और वर्ण विक्षेपण क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, और इधर है द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी एलईडी, और वैद्युत विभव। तो दोस्तों इसको बहुत ही सिंपल शब्दों के प्रयोग से आपको हम समझाने वाले हैं। ना लिखने का झंझट है और ना ही रट्टा मारने का, ओनली कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाएगा, फीड कर लीजिए। चलिए इसको समझ लेते हैं दोस्तों। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? तो गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। गॉसियन पृष्ठ एक यानी इस प्रकार का एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। कहीं भी आप खींच दीजिए, एक इमेजिनेटिव, ठीक है ना, ये काल्पनिक एक पृष्ठ होता है जो गॉस की प्रमेय के उपयोग करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। बस इतना सा लिखना है, जैसे यहाँ पे केंद्र मानकर हम यहाँ, और इसका एक क्या है, निश्चित हम कोई आयतन मान लेते हैं। तो यही है दोस्तों, गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसका उपयोग गॉस की प्रमेय के लिए किया जाता है। बस इतना लिखना है। आ गया रेखीय आवेश घनत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे कोई तार है, ध्यान से समझिएगा, कोई तार है दोस्तों और उसकी कुछ लंबाई है, ठीक है ना। कोई तार है और इसकी भाई साहब क्या है, लंबाई है, और इस तार में कोई ना कोई, क्योंकि जब धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा, आवेशों के द्वारा, आप सभी को पता है। कोई तार है और तार की कुछ लंबाई है और इस लंबाई में आवेश का प्रवाह हो रहा है, यानी आवेश इस पे क्या है, आवेश की कुछ मात्रा इस पे वितरित है। तो समझ में आया परिभाषा कैसे लिखना है कि एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर क्या लिखिएगा दोस्तों, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी इसे लेम्डा से दर्शाते हैं, ठीक। यानी लेम्डा बराबर हो जाएगा Q/L, ठीक ना। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना, कि एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होगी, इस लंबाई पर जो भी आवेश लगेगा उसी मात्रा को, यानी उसी आवेश की मात्रा को ही क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय का मतलब क्या होता है, एक सीधा तार है, रेखा के रूप में है, और इस पे क्या है, आवेश, जितना आवेश लग रहा है। तो वही कह रहा है ना दोस्तों कि एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है ना, आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये तो रहा रेखीय आवेश घनत्व। अब देख लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं। इसमें भी बस थोड़ा सा चेंजिंग है। जहां पर एकांक लंबाई है भाई साहब, वहीं पर एकांक क्षेत्रफल बोल दीजिए। बस एकांक क्षेत्रफल यानी किसी तार के, मतलब
किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, कोई एक पृष्ठ है, चादर है मान लेते हैं, उसके एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही क्या कहेंगे, इसे कहते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं, इसे कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय यानी रेखा का मतलब तार से संबंधित है, और तार की लंबाई पर जो आवेश वितरित है उसे कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व, और यहाँ से पृष्ठ यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पर जो आवेश वितरित है उसे कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिग्मा बराबर Q/A। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक तो कूलाम ही होगा, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, इसका कूलाम प्रति मीटर। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी परिभाषा। चलिए अब देख लेते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या है। देखिए विद्युत वाहक बल की बात करें दोस्तों, ये विभवांतर यानी विभव के बराबर होता है। जो हमने यहाँ वैद्युत विभव लिखा है और ये विद्युत वाहक बल, लगभग इनकी परिभाषा सेम होती है। ठीक ना। परिभाषा क्या, ये दोनों एक ही होते हैं, परिभाषा में थोड़ा अंतर होता है लेकिन दोनों एक ही हैं, ये समझ लीजिए। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, यहाँ से परिभाषा यह लिखेंगे कि जब किसी सेल में एकांक आवेश प्रवाहित करने पर, कोई सेल है यानी बैटरी है या परिपथ है, उसमें आप कोई आवेश प्रवाहित कर रहे हो, तो आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, ठीक है ना, किसी सेल में क्या है आप आवेश प्रवाहित कर रहे हो, और आवेश प्रवाहित करने से सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा, ठीक, आवेश प्रवाहित करने से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही कहा जाता है विद्युत वाहक बल, यानी इसे EMF भी कहते हैं। ठीक ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, यानी विद्युत वाहक बल होता है। तो यहाँ से दोस्तों इसको E से भी लिखा जाता है या V से लिखा जाता है, E बराबर हो जाता है W/Q। ठीक, क्योंकि आवेश प्रवाहित करने से, यही तो बोले ना कि किसी सेल में आवेश प्रवाहित करने से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, W क्या है, ऊर्जा है यानी कार्य है, इसी को कहेंगे विद्युत वाहक बल। अब देखिए W बराबर V इंटू Q होता है, जब V इंटू Q रख देंगे तो दोस्तों Q से Q कट जाएगा तो V हो जाएगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभव के बराबर होता है। अब मात्रक क्या लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इधर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध। ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, परिभाषा पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर एक सिंपल सी परिभाषा बताएंगे। जैसे कोई सेल है यानी बैटरी है, और उसमें आपको पता है कि कैथोड और एनोड यानी दो छड़ें होती हैं, प्लस और माइनस, कि जब किसी सेल में धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल के प्लेटों में क्या होता है दोस्तों कि धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा बहती है। ध्यान से समझना, किसी सेल में धारा प्रवाहित करने पर सेल के प्लेटों में क्या होता है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा बहती है, लेकिन सेल के अंदर उसके घोल में यानी जो भी एसिड का घोल होता है उसमें ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहती है धारा। कहने का अर्थ ये है कि अंदर अपोजिट क्या होता है, करंट बहती है, यानी विपरीत धारा बहती है। तो इससे क्या होगा, जब विपरीत धारा बहेगी तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, यानी विद्युत धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी, और इसी प्रतिरोध को ही कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है। सिंपल सी परिभाषा, जो सेल का घोल होता है दोस्तों, सेल का जो घोल होगा विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा या प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसी को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और इसे स्मॉल r से दर्शाया जाता है। और यहाँ से एक फार्मूला होता है दोस्तों इसके लिए, I बराबर E/R+R, यानी यहाँ से आप धारा भी निकाल सकते हैं, विद्युत वाहक बल भी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या है, एक बाह्य प्रतिरोध है, एक R प्रतिरोध है, मतलब ये एक आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है ना। तो परिभाषा समझ में आ गई कि सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है या जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध।
चलिए अब हो जाता है कि वैद्युत ऊर्जा क्या है। देखिए वैद्युत ऊर्जा की एकदम सिंपल सी परिभाषा है, क्या है कि एकांक आवेश को सेल में प्रवाहित करने से जो सेल में ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है ना भाई, क्या होता है कि यहाँ से आवेश प्रवाहित करने से, किसी सेल में आवेश प्रवाहित करने से जो ऊर्जा व्यय या खर्च होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है, ठीक, किसी सेल में एकांक आवेश प्रवाहित करने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। अब फार्मूला हो जाएगा दोस्तों W बराबर V इंटू Q या Q इंटू V, यही हो जाता है, ठीक है ना, कि आवेश प्रवाहित करने से सेल में जो ऊर्जा व्यय होती है यानी खर्च होती है उसी को कहते हैं, क्या कहेंगे, वैद्युत ऊर्जा। अब आता है कि वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य क्या है, शक्ति या सामर्थ्य क्या है दोस्तों, तो ध्यान देना इसमें देखिएगा। और ये दोस्तों कई फॉर्म में होता है, क्योंकि Q बराबर I इंटू रखेंगे तो VIT हो जाएगा, V बराबर I इंटू R रखेंगे तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, कई फॉर्म में होता है, हमने बताया है वीडियो में, ठीक है ना, हमने वैद्युत ऊर्जा वाले वीडियो में बताया इसको। तो लेकिन आपको यहाँ परिभाषा समझना है और कुछ नहीं, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में जो परिभाषाएं आती हैं बस इतना लिखना है, फार्मूला लिख दीजिए और इसके साथ साथ क्या होता है, मतलब डेफिनेशन रखिए, फार्मूला लिखिए, मात्रक लिखिए। अब इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक क्या लिखेंगे हम, जूल लिखेंगे, ठीक है ना, जूल हो जाएगा। अब यहाँ से अब आगे देख लेते हैं वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है, ठीक है ना। तो एकांक धनावेश को अभी हमने क्या बताया, इसमें बताया कि एकांक आवेश को सेल में प्रवाहित करने से जो ऊर्जा खर्च होती है उसे कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। अब इसमें क्या होता है, सेल में किसी ऊर्जा यानी सेल में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, यानी ऊर्जा के खर्च होने की समय दर को, जितने समय में जितनी ऊर्जा खर्च हो रही, ठीक है ना, किसी समय में जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है उसे ही कहते हैं वैद्युत शक्ति, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर W/T। अभी यही तो बताया, क्या बताया, W क्या है, तो W क्या है दोस्तों, व्यय ऊर्जा है, T क्या है, समय दर है, यानी ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को ही या ऊर्जा के खर्च होने की समय दर को ही क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे, ठीक। ये क्या है दोस्तों, यहाँ से ये ऊर्जा है, तो किसी सेल में ऊर्जा के ये क्या है, समय दर है, ऊर्जा के खर्च होने की समय दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। अब मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल, तो जूल प्रति सेकंड बोलिए, या फिर हम सभी को पता है सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, यानी पावर या शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि इसका एक और मात्रक HP यानी हार्स पावर होता है, और 1 HP बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ से वैद्युत ऊर्जा का ये किलोवाट घंटा, इसका मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है, ये सबसे बड़ा इसका मात्रक होता है, आप सभी को पता है, ठीक। अब आता है कि कोणीय विक्षेपण क्या है, कोणीय विक्षेपण क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। देखिए लाल रंग और बैगनी रंग, ठीक है ना, लाल रंग और बैगनी रंग के विचलन से इनके बीच में जो एक स्पेक्ट्रम या पट्टी बनती है उसे कहते हैं, यानी जो पट्टी बनती है तो इस अंतर को क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण, यानी उसमें जो विक्षेप उत्पन्न होता है, किसमें, लाल रंग में, लाल और बैगनी रंग में, ठीक है ना, विचलन से जो अंतर होता है यानी उसमें एक स्पेक्ट्रम बन जाती है, और इसी अंतर को, ठीक, फिर से सुन लीजिए कि लाल और बैगनी रंग के विचलन से एक स्पेक्ट्रम बनता है और इसी अंतर को ही कहा जाता है कोणीय विक्षेपण कहा जाता है। इसको लिखते हैं दोस्तों थीटा से, तो थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से डेल्टा R माइनस डेल्टा V, ये हो जाएगा कोणीय विक्षेपण, ठीक है ना, डेल्टा R माइनस डेल्टा V कोणीय विक्षेपण हो जाता है, ठीक। समझ में आ गया, यानी लाल रंग और बैगनी रंग
के बीच में जो विक्षेपण से या विचलन से एक स्पेक्ट्रम बनती है, यानी एक पट्टी बनती है या दिखाई देती है, और इसी अंतर को कहा जाता है कोणीय विक्षेपण। अब आता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है कि लाल और बैंगनी रंग के कोणीय विक्षेपण, लाल और बैंगनी रंग के कोणीय विक्षेपण और इनके बीच वाले कलर यानी बीच वाले रंग के कोणीय विक्षेपण के अनुपात को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। यानी जब इंद्रधनुष बनता है या फिर 7 रंगों की जब पट्टी बनती है, वर्ण विक्षेपण होता है, तो लगभग जो बीच में कलर आता है उसे, यानी किस कलर को लगभग बीच वाला माना जाता है? तो पीले को माना जाता है, ठीक ना। यानी पीले रंग को बीच का कलर माना जाता है। तो यही कह रहा है कि लाल और बैंगनी रंग के कोणीय विक्षेपण और उस स्पेक्ट्रम में बीच वाले रंग के विचलन के अनुपात को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। यानी इसे ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा बराबर लिख देंगे, अभी क्या लिखा यहाँ से, डेल्टा आर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई, और लगभग बीच वाला कौन होता है दोस्तों? पीला। तो यही तो बताया ना कि लाल रंग और बैंगनी रंग के वर्ण विक्षेपण और बीच वाले, यानी उस स्पेक्ट्रम में जो बीच वाला रंग होगा विबग्योर, उसका देखिए आपको पता है कि उसका जो क्रम होता है वो विबग्योर होता है, ठीक है ना। इस तरह से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो लगभग दोस्तों जो बीच वाला होता है, अब कहेंगे ये बीच कैसे हो गया? तो क्योंकि इसमें एक जामुनी होता है, एक बैगनी होता है, तो उनको लगभग मिला दिया जाता है, तो यहाँ से इसको माना जाता है बीच वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा, वही कह रहा है कि लाल और बैंगनी रंग के बीच कोणीय विक्षेपण और मतलब लगभग बीच वाले रंग के विचलन के अनुपात को कहा जाएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या कहा जाएगा? वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब इसको एक तरह से और लिखा जाता है, जब दोस्तों ये ना दे करके, यानी विचलन ना दे करके जब इसका अपूर्णांक दे दे, तो इसे लिखते हैं दोस्तों एन आर माइनस एन वी अपान एन वाई माइनस 1। इस तरह से होगा जब अपूर्णांक आता है। तो इस पे न्यूमेरिकल भी लगाने को कभी कभार आ जाता है, ठीक है ना, जब 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे और जगह म्यू लिखा रहता है किताब में, तो इससे आप परेशान मत होइए, है वही चीज़, ठीक। अब आता है नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। तो देखिए नेत्र, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी के परिवर्तित होने को ही कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। यानी नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तित होने की, नेत्र की फोकस दूरी जो बदलती है यानी परिवर्तित होती है, उसी को कहा जाता है यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बदलना ही कहा जाता है दोस्तों नेत्र की समंजन क्षमता। सिंपल सी परिभाषा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बदलना ही कहलाता है नेत्र की समंजन क्षमता। आगे है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। यानी AMU की परिभाषा लिखिए, ये आता है एक AMU। तो ध्यान देना दोस्तों, कार्बन 12, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या होता है? कार्बन 12 के एक परमाणु के, कार्बन 12 यानी कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहा जाता है AMU। अगर AMU यहाँ से सूत्र लिखेंगे, ध्यान पूर्वक समझिए, AMU बराबर हो जाता है 1/12 गुणे यहाँ पे कार्बन के एक परमाणु का भार, यानी एक परमाणु का भार, ठीक। तो हमने क्या बताया? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहा जाता है दोस्तों AMU। एक आएगा, एक AMU की परिभाषा लिखिए। तो क्या लिखेंगे? कार्बन परमाणु के, ठीक ना, कार्बन 12, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहा जाएगा AMU, ठीक।
अगला है कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, इसी अंतर को कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। समझिए दोस्तों, द्रव्यमान क्षति का मतलब देखिए, डेल्टा एम से लिखते हैं, इसको डेल्टा एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान क्षति मतलब यहां पे लिखेंगे न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। अब देखिए, न्यूक्लियन का द्रव्यमान का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। ठीक, एक मिनट। तो चलिए समझ में आ गई परिभाषा। क्या लिखना है दोस्तों द्रव्यमान क्षति में? द्रव्यमान क्षति में ये लिखना है कि, सिंपल सी परिभाषा है कि ये लिखना है कि नाभिक के, जो नाभिक के न्यूक्लियनों का द्रव्यमान तथा उसके वास्तविक द्रव्यमान का अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। क्या होता है, फिर से सुन लीजिए। क्या लिख सकते हैं कि किसी नाभिक के न्यूक्लियनों का द्रव्यमान तथा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान का अंतर ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फोड़ के आना। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया रहेगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया रहेगा, दोनों को ऐड करके उसका वास्तविक द्रव्यमान दिया रहेगा, बस उसमें घटा देना, बस सवाल हो जाएगी। अब बंधन ऊर्जा क्या है, तो बंधन ऊर्जा क्या है दोस्तों, किसी नाभिक को दी गई वह ऊर्जा जो न्यूक्लियनों को बंधन मुक्त कर दे, बंधन मुक्त कर दे। सिंपल सी परिभाषा, किसी नाभिक को दी गई वह ऊर्जा जो क्या करे, उस नाभिक से न्यूक्लियनों को बंधन मुक्त कर दे, रिलीज कर दे उन्हें, उसी ऊर्जा को कहते हैं बंधन ऊर्जा। ठीक, चलिए अगला है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड दोस्तों, ये जो परिभाषा है, यानी फोटो डायोड, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित एक घटना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित एक घटना है जो क्या करता है दोस्तों, ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, वैद्युत ऊर्जा में, और पीएन संधि डायोड पर आधारित है। पीएन संधि डायोड यानी पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत पर आधारित ये एक घटना है। होता है ना एक अग्रदिशिक पश्च दिशिक, ठीक है ना। तो ये क्या है, पीएन संधि डायोड पर आधारित एक घटना होती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि किसी प्लेट पर एक क्या है, प्रकाश की कोई आवृत्ति होती है, यानी प्रकाश को आपतित किया जाता है और उसी प्रकाश को क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो ये रहा फोटो डायोड का सिद्धांत। अब आता है कि एक होता है प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी एलईडी, ठीक, लाइट एमिटेड डायोड, एलईडी। तो एलईडी क्या है, ये भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित एक घटना है। ठीक, और जिसका उपयोग क्या है, प्रकाश के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और यह भी दोस्तों पीएन संधि डायोड पर आधारित एक घटना होती है, ऐसे ही लिखना है। और पूछा जाता है कभी कभार कि जो एलईडी होता है वो सीएफएल की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों होता है, तो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि एक तो इसकी जो जीवन आयु यानी इसका जो समय होता है, एलईडी काफ़ी समय तक, एलईडी क्या होता है, अधिक समय तक इसकी जीवन क्षमता होती है, यानी खराब जल्दी नहीं होता है। दूसरा, इसका आकार भी आप छोटा बना सकते हो, दूसरा ये लाभ है। तीसरा, ये सीएफएल की तुलना में या अन्य बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करता है, यानी कम ऊर्जा लेता है। तो चलिए अब यहाँ से एक और है कि वैद्युत विभव क्या है दोस्तों, तो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होता है वही विभव होता है। ठीक ना, मात्रक वोल्ट। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और एक बार इसे अच्छे से देख कर जाइएगा और यकीनन मेरे भाई ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा एग्जाम में। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा एक सपना था कि यूट्यूब पर एक सफल टीचर बने, और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से वो सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो जल्द ही अपना हम स्टूडियो एक अच्छा से सेटअप कर लेंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल देने का प्रयास करेंगे, और जितना हो सके उनको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, हम
हमारे यहाँ जिसको मड़ही बोलते हैं, हम एक कुटिया में पढ़ाते हैं। आपको कभी स्टूडियो की सैर कराएंगे, दिखाएंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को, और अच्छे से एग्ज़ाम दे कर आइए। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई परिभाषा आ गया, परिभाषा नहीं पता, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें याद है लिख दीजिए। एग्जामिनर नंबर देगा 4 नंबर, अगर 3 नंबर का है 2 नंबर देगा, 1 नंबर देगा, बहुत है, ठीक है ना, 1 से 1.5 नंबर देगा, बहुत है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान देना, कोई परिभाषा नहीं आ रही है उससे रिलेटेड, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एकदम सिंपल है, आप सभी को पता है परिभाषा, ठीक है ना, कि निकट में क्या है, निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं, और दूर में दूर की दिखाई देती है, निकट की नहीं। अगर ऐसा आता है तो जो भी इसमें दोष का कारण पूछे, क्या पूछे, पूरी परिभाषा ही छाप दीजिए। आपको ये चीज़ जरूर करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ।